औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ सेशन। जैसा कि हम लोग कर रहे थे लिटरेचर रिव्यू, और लिटरेचर रिव्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर राइटिंग एकेडमिक आर्टिकल or when you are doing some research, or when you are discussing an idea, when you are talking about certain topics. So जब आप उसके लिए आप ज़रूरी है कि आप कोई मटेरियल पढ़ के जाएं, ठीक है। आप कोई लिटरेचर को स्टडी करें, लिटरेचर को स्टडी करके उस टॉपिक के ऊपर आप बहुत अच्छा जो है वो बोल सकते हो, अपने आइडियाज़ दे सकते हो, और आइडियाज़ बेस करेंगे लॉजिक के ऊपर, क्योंकि लॉजिक आपको लिटरेचर रिव्यू से आएगी। तो हमने लास्ट टाइम लिटरेचर रिव्यू के बारे में बात की थी कि ये इनिशियल स्टेज है आपके रिसर्च क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव के बाद आप लिटरेचर रिव्यू करते हो अकॉर्डिंग टू दीज रिसर्च क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्टिव्स। जो भी इश्यूज हैं उन इश्यूज से रिलेटेड ऑलरेडी अवेलेबल जो लिटरेचर है वो लिटरेचर क्या कहता है, ये पूरा एक प्रोसेस हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि पहले आपके पास रिसर्च क्वेश्चन और रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, उसके बाद आप पैरामीटर्स को डिफाइन करते हो, डिफाइन करने के बाद आप कीवर्ड्स को जो है जनरेट करते हो, कीवर्ड्स को आप सर्च करते हो, सर्च करने के बाद आप वहाँ से लिटरेचर ऑब्टेन करते हो, लिटरेचर ऑब्टेन करके आप उसे इवेल्युएट करके अपने पास रिकॉर्ड करते हो। अगर वो रेलिवेंट लिटरेचर हो तो ठीक है, अदरवाइज आप जब तक ये प्रोसेस आपका होता है, जब आप लिटरेचर को अपने पास रिकॉर्ड करते हो या इवेल्युएट करते हो, तो उस टाइम पे आपको पता चल जाता है कि आपका ये लिटरेचर रेलिवेंट है कि नहीं है। तो उस सूरत में आप दोबारा से फिर कीवर्ड्स को डिफाइन करते हो, फिर दोबारा एक रिव्यू डिफाइन करते हो, रीडिफाइन करते हो पैरामीटर्स को, फिर आप जो है वो कीवर्ड्स को जनरेट करते हो, ठीक है। सो इस तरह आपका जो है ये इस तरह यहाँ पर आप दोबारा से कीवर्ड्स को जनरेट करते हो, ठीक है। पहले आप कीवर्ड्स यहाँ पे जनरेट करते हो, फिर आप एनालिसिस हो जाता है, इवैल्यूएशन करते हो, उसके बाद आप अगेन एक नया ड्राफ्ट बना के दोबारा से पैरामीटर्स डिफाइन करते हो, कीवर्ड्स जनरेट करते हो। ये प्रोसेस जो है ये चलता जाता है, और फिर आपका एंड पे एक क्रिटिकल रिव्यू जो है वो हो जाता है, ठीक है। तो ये दिस इज द प्रोसेस, ठीक है। डिडक्टिव अप्रोच पढ़ी थी हमने। डिडक्टिव अप्रोच के अंदर लिटरेचर आप थ्योरीज को आइडेंटिफाई करते हैं, आइडियाज को आइडेंटिफाई करते हैं, और उनको टेस्ट करते हैं आप डाटा को यूज करके। मेन थ्योरीज को आप टेस्ट करते हैं, और फिर उन थ्योरीज को आप स्पेसिफिक सिचुएशन पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें आप अपने स्पेसिफिक सिचुएशन को टेस्ट करके आप किसी थ्योरी के साथ लिंक करते हैं, वो आपके पास इंडक्टिव अप्रोच आ जाती है, ठीक है। सो ये आपके पास दो किस्म के मेथड आ जाते हैं, सही है। उसके बाद हम लोगों ने कंटेंट देखे थे कि रिसर्च को वैल्यूएट कैसे करना है। यू पहले आपने वैल्यूएट करना है रिसर्च दैट ऑलरेडी हैव बीन अंडरटेकन इन द एरिया। ऑलरेडी आपके एरिया के ऊपर जो रिसर्च हो चुकी हुई है उसको आप इवेल्युएट करेंगे। फिर आप की पॉइंट्स और ट्रेंड्स अपने टॉपिक से रिलेटेड के उसमें आजकल क्या पॉइंट्स चल रहे हैं, आजकल क्या ट्रेंड चल रहे हैं, उससे रिलेटेड आप काम करेंगे, ठीक है। उसमें से आप जितने भी बाइसेस हैं और ओमिशंस हैं वो सारी चीज़ें निकाल देंगे, ठीक है। उसके बाद आप प्रॉपर बैकग्राउंड प्रोवाइड करेंगे अपने रिसर्च क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड, वो भी आपको लिटरेचर से ही पता चलेगा सारा कुछ, ठीक है। तो लिटरेचर रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, एक शेप देता है आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट को, ठीक है। ये अगर यहाँ पर हम देखें तो दिस इज दी एक एग्जांपल है, छोटी सी एग्जांपल है, इतनी बड़ी एग्जांपल नहीं है ये। सो इसके अंदर एक स्टडी हुई है कि आर्टिकल पब्लिश हुआ है, और इस आर्टिकल के अंदर जो विलियम एंड सॉन्डर्स हैं उन्होंने कुछ काम किया था, और उन्होंने किस चीज़ पे काम किया था, उन्होंने ट्रेडिशनल अप्रोचेज टू मेजर सर्विस क्वालिटी के ऊपर उन्होंने देखा था कि इसके अंदर ट्रेडिशनल अप्रोचेज कौन कौन सी हैं। नाउ दिस इज द टाइप ऑफ लिटरेचर व्यू। उसमें शुरू उन्होंने किया कि ट्रेडिशनल सर्वे बेस्ड अप्रोचेज जो मेजर करती हैं सर्विस क्वालिटी को, वो आपके पास सर्व कोयल की एक मेथडोलॉजी है जो वो करती है, वो क्या करती है, वो मेजर कर, और ये इसको सर्व को जनरेट किसने किया है, ये स्टडी है जिसने इसको जनरेट किया। इनके पेपर से इन्होंने इसको उठाया है और इसको यहाँ पर अपने पेपर में इन्होंने इसको लिंक किया है, ठीक है। और सर्व कोयल क्या करता है,
ये जो है ये गैप आइडेंटिफाई करता है बिटवीन यूजर्स परसेप्शन, सर्विस यूजर परसेप्शन एंड एक्सपेक्टेशंस अक्रॉस अ सर्विस ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड डायमेंशंस, ठीक है, विच आर करेक्टराइजिंग द सर्विस। किसी सर्विस की एक्सपेक्टेशंस और उसके यूजर परसेप्शन के दरमियान डिफरेंस। ये सरक्वाल का जो डेटाबेस है उसको देखें आगे। अब मजीद इन्होंने सरक्वाल पर डिस्कशन की कि ट्रेडिशनल अप्रोच है सर्विस क्वालिटी को मैयर करने की, इसको फर्दर जो है वो कारमैन ने, क्रॉनिन ने और टेलर ने स्टडी किया हुआ 1990 में, 1992 में, ठीक है। उसके अलावा और डिस्कन्फर्मेशन अप्रोच एक स्टडी हुई है सर्विस क्वालिटी की, वो किसने डिस्कस किया, इन दोनों ऑथर्स ने वो डिस्कस किया, उनको रेफर किया यहाँ पे। ये इनके आर्टिकल्स थे जहाँ से ये डिस्कम्फर्मेशन अप्रोच को उठाया उन्होंने। फिर उन्होंने जो ये कारमैन की बात की है, कारमैन ने जो डिस्कस किया था उसके आर्टिकल में कारमैन ने जो बातें की थी, उसने ये आर्ग्यू किया था कि कंस्ट्रक्ट रिप्रेजेंटिंग सर्विस क्वालिटी आर अ फंक्शन ऑफ पर्टिकुलर सर्विस एंड द इंडस्ट्री विद इन विच इट इज लोकेटेड। अब ये इसने अपने आर्टिकल में बात की थी, जो सॉन्डर्स एंड विलियम ने जिसको कोट किया अपने आर्टिकल। दिस इज द लिटरेचर रिव्यू। ये एक किस्म का क्या है, लिटरेचर रिव्यू है जो रेलिवेंट है इस टॉपिक से, इस टॉपिक से रेलिवेंट ये लिटरेचर। इसने फर्दर 2000 में एक और स्टडी की, ठीक है, और उसमें उसने फर्दर चीजें ये किलमैन ने भी काफी डिस्कशन की है सर्विस क्वालिटी के ऊपर। तो मुख्तलिफ जितना लिटरेचर हुआ है उसके दरमियान लिंक क्रिएट कर रहे हैं कौन, विलियम एंड सैंडर्स। और वो क्या स्टडी कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि कितनी ट्रेडिशनल अप्रोचेज हैं जो सर्विस क्वालिटी को मैयर करती हैं, और जितनी ट्रेडिशनल अप्रोचेज हैं उनको उन्होंने इस पैरे में डिस्कस करने की कोशिश की हुई है अपने पास। आप भी अगर लिटरेचर रिव्यू करेंगे तो आपके भी टॉपिक से रिलेटेड इस तरह ही मुख्तलिफ लोगों ने काम किया होगा जिसको आप हाईलाइट करेंगे अपनी स्टडी के अंदर, ठीक है। सो ये कंटिन्यू है, यहाँ पे भी सर्विस क्वालिटी से रिलेटेड ही सारी बातें चली हैं और एंड पे उन्होंने एक कंक्लूजन दे दिया। तो ये सारी चीजें अब ये देखें एंड पे इस ये जो आर्टिकल जहाँ से ये हमने डाटा भी ये मैंने आपके साथ शेयर किया है, ये विलियम सॉन्डर्स, ठीक है, विलियम्स एंड सॉन्डर्स का आर्टिकल है जो टेलर एंड फ्रांसिस में छपा था। ये उसका आर्टिकल है, ये 2006 में इन्होंने ये पब्लिश किया, और ये वो आर्टिकल है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये सारा आर्टिकल वो है, ये हमने इस आर्टिकल से ये सारी चीजें उठाई हैं। बहरहाल दिस इज द एग्जांपल ऑफ लिटरेचर रिव्यू। सो अब क्वेश्चन ये आता है कि आपने टॉपिक फाइनल कर लिया, क्वेश्चंस डिफाइन कर लिए, ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन कर लिए, तो अब लिटरेचर आप ढूंढेंगे कहाँ से, कैसे आप लिटरेचर को फाइंड आउट करोगे। तो उसके 3 सोर्सेज हैं लिटरेचर सोर्सेज जो हमारे पास होते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो है वो प्राइमरी सोर्स होता है, जिसके अंदर हमारे पास रिपोर्ट्स आ जाते हैं, थीसिस आ जाते हैं, ईमेल्स, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स, कंपनी रिपोर्ट्स, अनपब्लिश्ड मैन्यूस्क्रिप्ट सोर्सेज, सम गवर्नमेंट पब्लिकेशन। दीज थिंग्स आर डिफिकल्ट टू फाइंड, ठीक है, यहाँ इन चीज़ों को ढूंढना मुश्किल होता है, लेकिन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। हम मोस्टली रहते हैं सेकेंडरी सोर्सेज के अंदर, ठीक है। सेकेंडरी सोर्सेज के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ जर्नल्स आ जाते हैं, ये पीरियोडिकल्स होते हैं, अभी उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। हमारे पास बुक्स आ जाती हैं, बुक्स के अंदर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हमें सम टाइम नहीं मिलती। लाइक अगर आप अपने मैनेजमेंट की बुक देखें तो उसके अंदर काफ़ी पुरानी थ्योरीज जो हैं डिस्कस हुई होती है, और उनके अंदर अपडेशन जो है वो कम होती है, इतनी ज़्यादा अपडेशन नहीं होती बुक्स के अंदर। न्यूज़पेपर आर्टिकल्स आ जाते हैं जिसके अंदर सम गवर्नमेंट पब्लिकेशन। मोस्ट रेलिवेंट हमारे पास जो होता है सेकेंडरी सोर्स में, वो मुख्तलिफ जर्नल्स होते हैं, इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। टेरिटरी जो है वो हेल्प करते हैं हमें फाइंड करने में ये सेकेंडरी और प्राइमरी सोर्सेज, मतलब इसके अंदर वो जगह हैं, वो प्लेटफॉर्म है जहां पर हमें सेकेंडरी एंड प्राइमरी सोर्स मिलता है। मतलब इधर कई इंडेक्सेस होंगे, जर्नल्स के इंडेक्सेस होंगे, ठीक है, कई बुक्स के इंडेक्सेस होंगे, ठीक है। जिस तरह अमेज़न है, अमेज़न के अंदर जाके आप वहां से जाकर बुक्स डाउनलोड कर सकते हो। इसी तरह एब्स्ट्रैक्ट्स होते हैं, जर्नल के एब्स्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो यहाँ पर छपते हैं। एब्स्ट्रैक्ट्स बहुत ही छोटी सी समरी होती है आर्टिकल के बारे में, जो बताती है इस आर्टिकल में लिखा क्या हुआ है। आप लोगों को अपने टॉपिक से रिलेटेड जब आप आर्टिकल्स ढूंढेंगे, अपने टॉपिक से रिलेटेड लिटरेचर ढूंढेंगे, तो आपको आर्टिकल समटाइम पूरा डाउनलोड नहीं होगा।
लेकिन उस आर्टिकल का एब्स्ट्रैक्ट लाज़मी आपको मिल जाएगा। उस एब्स्ट्रैक्ट में आपको पता चल जाएगा कि ये आर्टिकल मेरे टॉपिक से रिलेट कर रहा है, कितना ज़्यादा रिलेट कर रहा है। क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट के अंदर उस आर्टिकल की सारा इंट्रोडक्शन, सारा मेथोडोलॉजी, उन ऑथर्स ने किया क्या है, किस कंट्री में हुआ है, ठीक है, किन कंडीशन में हुआ है, क्या मेथोडोलॉजी यूज़ की है, टॉपिक का नाम क्या है, वेरिएबल्स कैसे मेजर किए हैं, सिग्निफिकेंस क्या है, कंट्रीब्यूशन क्या है, ये सारी बातें जो हैं आर्ट एब्स्ट्रैक्ट्स के अंदर लिखी होती हैं। कैटालॉग से आपको पता लग जाता है कि कहाँ से हम लोग जो है मुख्तलिफ बुक्स की कैटालॉग, जर्नल्स की कैटालॉग, न्यूज़पेपर्स की कैटालॉग, एनसाइक्लोपीडियाज़ आपके पास हैं ट्रेटरी में, डिक्शनरीज़ आपके पास हैं, बिब्लियोग्राफीज़ हैं, बिब्लियोग्राफिक्स आपके पास हैं, साइटेशंस इंडेक्सेस हैं, ये सारे इंडेक्सेस जो हैं ये आपको हेल्प करते हैं, ये टेरिटरी सोर्सेज़ आपको हेल्प करते हैं कि आप ये सेकेंडरी और प्राइमरी सोर्सेज़ को फाइंड कर सको, ठीक है? ये आराम से एक्सेसिबल है, आप इस पे जाते हैं, इस पे जाके अपनी सर्च क्वेरी डालते हैं, ठीक है? सर्च क्वेरी डाल के जो आपका टॉपिक है, वो आप कहाँ फाइंड करते हैं? मोस्टली टेरिटरी सोर्सेज़ के अंदर जाके आप फाइंड करते हैं, ठीक है? एक आपके पास गूगल स्कॉलर है, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला एक किस्म का सोर्स है जहाँ पर जाकर हम अपने रिलेटेड जितने टॉपिक हैं उनको सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास एब्सको होस्ट है, एब्सको होस्ट जहाँ पर अपने रिलेटेड आप आर्टिकल देख सकते हो, ठीक है? वाइले है, एमराल्ड है, ठीक है? ये सारे जो हैं ये दीज़ आर द डेटाबेसेस जहाँ पर जाकर आप जर्नल्स को और आर्टिकल्स को देख सकते हो। जर्नल्स को देख सकते हो, जर्नल्स के अंदर जो प्राइमरी सोर्सेज़ हैं उनको भी आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं इसके अंदर जाकर। चलें आहिस्ता-आहिस्ता ये सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लिटरेचर सोर्सेज़ में हम प्राइमरी लिटरेचर को डिस्कस करेंगे। प्राइमरी लिटरेचर होता क्या है? प्राइमरी लिटरेचर सोर्सेज़ आर द फर्स्ट अकरेंस ऑफ पीस ऑफ वर्क। फर्स्ट अकरेंस ऑफ पीस ऑफ वर्क होता है ये। दे इंक्लूड पब्लिश्ड सोर्सेज़ सच एज़ रिपोर्ट्स, जो रिपोर्ट्स होती हैं एंड सम सेंट्रल एंड लोकल गवर्नमेंट्स की रिपोर्ट पब्लिकेशंस आ जाती हैं। ठीक है, सच एज़ व्हाइट पेपर्स, प्लानिंग डॉक्यूमेंट्स, बजटरी डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहाँ आ जाती हैं, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स के ऊपर आपको कुछ अवेलेबल होती हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल नहीं होती। There also include unpublished manuscript sources. Unpublished manuscript sources भी आपके पास आ जाते हैं, जो प्री प्रिंट्स होते हैं, लोगों ने अभी काम नहीं किया होता, सिर्फ आइडिया डिस्कस कर रहे होते हैं। कुछ वर्किंग पेपर्स होते हैं, ऐसे वर्किंग पेपर्स जो अभी पब्लिश नहीं हुए लेकिन लोगों ने उसको शेयर करना चाहा मुख्तलिफ लोगों के साथ, उनसे ओपिनियन लेने के लिए। तो वर्किंग पेपर जर्नल छापने से पहले वर्किंग पेपर या अर्ली एक्सेस में डाल देते हैं ये पेपर्स। ठीक है, लेटर्स, मेमोज एंड कमेटी मिनट्स मीटिंग्स, ये भी आपके जो प्राइमरी सोर्सेज हैं। इसके अलावा थीसिस होते हैं इसमें, ठीक है। ये दीज सोर्सेज आर डिफिकल्ट टू ट्रेस। इनको इंडिविजुअली अगर आप ढूंढना शुरू करें तो ये मुश्किल होता है ढूंढना, और सम टाइम इसको हम लोग ग्रे लिटरेचर का नाम भी दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं सेकेंडरी सोर्सेज। सेकेंडरी सोर्सेज के अंदर हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो बुक्स हैं, जर्नल्स हैं, और सब्सीक्वेंट पब्लिकेशंस, प्राइमरी सब्सीक्वेंट पब्लिकेशन ऑफ द प्राइमरी लिटरेचर। प्राइमरी लिटरेचर जहाँ पर पब्लिश होता है वो आपके पास सेकेंडरी लिटरेचर सोर्सेज होते हैं। मतलब यहाँ से आप जो है प्राइमरी सोर्सेज को कनेक्ट कर सकते हो, उससे कनेक्ट हो सकते हो। मतलब थीसिस का कोई इंडेक्स बना होगा, थीसिस कहीं पर पब्लिश होना है, वो लाइब्रेरी जो है वहाँ पर जाकर आप वहाँ से, किसी जर्नल में होना है, किसी जर्नल से आप जाके, कई कई बार ऐसे होते हैं जो मैंने आपको पीछे सोर्सेज बताए, मैंने आपको यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स बताई हैं। कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स ये प्राइमरी सोर्स है। कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स होती है कि लोग मिलके बैठते हैं और एक टॉपिक के ऊपर जो है कुछ लोग अपने पेपर डिस्कस करते हैं उन लोगों के साथ, और एक स्पेशलाइज्ड फील्ड के ऊपर ये कॉन्फ्रेंस होती है। 1 या 2 या 3 दिन की कॉन्फ्रेंस होती है, उसके ऊपर लोग अपने आइडियाज उस टॉपिक से रिलेटेड आकर डिस्कस करते हैं, पेपर सबमिट कराते हैं, पेपर की प्रेजेंटेशंस होती हैं, और एट द एंड ये जो कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स हैं ये छपती हैं इन शेप ऑफ बुक्स, बुक्स की शक्ल में ये
छपती हैं या किसी जर्नल में इन्हें छाप दिया जाता है। इनमें जो पेपर डिस्कस होते हैं वो किसी बुक की शक्ल में आपके पास आ सकते हैं। आप वो बुक डाउनलोड करके, अगर आपके टॉपिक से रिलेटेड वो कॉन्फ्रेंस है, तो जब आप उससे रिलेटेड बुक को डाउनलोड कर लोगे, तो आपको अपने टॉपिक से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा आइडियाज़ जो है मिल जाएँगे, क्योंकि वो पूरी की पूरी कॉन्फ्रेंस उस टॉपिक से रिलेट करती है। ठीक है? तो ये बहुत बेनिफिट होता है इसके अंदर, जब हम लोग मुख्तलिफ सोर्सेज़ को मिक्स अप करके उसमें से हम लिटरेचर को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हमारे पास टर्टरी लिटरेचर सोर्सेज आ जाती हैं। ये सर्च टूल, दे आर आल्सो कॉल्ड सर्च टूल। ठीक है? सेकेंडरी सोर्सेज जो हैं वो ईजियर टू लोकेट हैं देन प्राइमरी सोर्सेज। ठीक है? और सेकेंडरी लिटरेचर को फाइंड करना है तो टर्टरी लिटरेचर सोर्सेज को आप समझेंगे तो आप ऑटोमेटिकली सेकेंडरी लिटरेचर सोर्सेज को फाइंड कर लेंगे। तो बेसिकली टर्टरी लिटरेचर सोर्सेज को सर्च टूल भी कहते हैं। किन चीज़ों का सर्च टूल? प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिटरेचर को ढूंढने के लिए, लोकेट करने के लिए हम टर्टरी लिटरेचर सोर्सेज को अ, जो है वो यूज करते हैं। और टू इंट्रोड्यूस अ टॉपिक, मतलब किसी टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाना है, सर्च करना है, उसके कीवर्ड्स देखने हैं, कीवर्ड्स का ट्रेंड देखना है, आप टर्टरी लिटरेचर सोर्सेज में आ सकते हो। ठीक है? इसके अंदर आपके पास इंडेक्सेस आ जाते हैं। इंडेक्सेस जो है, इसके अंदर मुख्तलिफ एक ही तरह के डाटे की कलेक्शन होती है। ठीक है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है? अब देखें, आपके पास स्टॉक इंडेक्स होता है, उसके अंदर सारे स्टॉक्स जमा होते हैं, एक नौइयत के स्टॉक्स जमा होते हैं। हम लोग डेटाबेस इंडेक्सेस की बात करते हैं तो उसके अंदर मुख्तलिफ डेटाज अवेलेबल होते हैं, आर्टिकल्स अवेलेबल होते हैं। इनके अंदर आपके पास एब्स्ट्रैक्ट्स भी आपको मिल जाते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट्स पे हमने डिस्कशन की है। बिब्लोग्राफी क्या होती है कि जो आपने सोर्सेज हैं, क्या सोर्स है, उस सोर्स को हम लोग कैसे जो है वो अपने पास रेफरेंस के तौर पे लिख सकते हैं। ये दीज आर द सॉर्ट ऑफ रेफरेंसेस कि कहाँ से ये मटेरियल उठाया गया। एनसाइक्लोपीडियाज आपके पास इसके अंदर आ जाती हैं, काफ़ी चीज़ें आपके पास इसके अंदर आ जाती हैं अगर आपने अपने टॉपिक से रिलेटेड कुछ सर्च करना है। ठीक है? थोड़ा-सा हम देखते हैं कि हम मज़ीद नैरो डाउन करते हैं, हम सब स्पेसिफिकली जर्नल्स को देखते हैं। दीज़ आर द मेन थिंग्स व्हिच यू आर लिंक्ड विद बिकॉज़ यू आर राइटिंग एन एकेडमिक आर्टिकल। व्हेन यू आर राइटिंग एन एकेडमिक आर्टिकल, यू आर कंसर्न्ड विद जर्नल्स। ठीक है? आप जर्नल से कंसर्न होंगे। अ, वैसे तो सोर्सेज़ के तौर पे हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, इवन कि आप कोई यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, कोई इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर आपको आ रही है, उसको भी आप एज़ अ सोर्स यूज़ कर सकते हो, उसको भी आप एज़ अ रेफरेंस यूज़ कर सकते हो। लेकिन ये इतना अच्छा नहीं समझा जाता व्हेन यू आर राइटिंग एन एकेडमिक आर्टिकल। जब एक आप एकेडमिक प्रोजेक्ट बना रहे हो, उसके अंदर आप जो सोर्सेज हैं वो एकेडमिक से रिलेटेड ही यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो इसके अंदर आपके पास पीरियोडिकल्स आ जाते हैं जो मुख्तलिफ टाइम पीरियड में मुख्तलिफ चीज़ें। पीरियोडिकल मतलब हर 3 महीने बाद। अब अगर एक जर्नल है जो मेडिकल साइंसेज से रिलेट है, उसने अपना स्पेशल इशू निकाला है, वो कोरोना पे हर 3 महीने बाद एक जो आपकी इन्फेक्शियस डिसीज़ है उसके ऊपर आर्टिकल्स निकालता है। तो उन वो पीरियोडिकल है, ठीक है? उसके ऊपर पीरियोडिकल्स हैं, वो हर महीने, हर 3 महीने बाद वो उसके ऊपर मुख्तलिफ जर्नल आर्टिकल्स निकालेगा। सीरियल्स हैं, मैगज़ीन्स हैं, ठीक है? ये आ जाते हैं आपके पास, जर्नल्स में आ जाते हैं। दे कैन बी इन द प्रिंटेड फॉर्म में भी ये पब्लिश किए जाते हैं। आपके पास मैगज़ीन्स आप देख सकते हो, संडे मैगज़ीन अगर आप देखें वो हर हर इतवार को आपके पास आता है प्रिंटेड फॉर्म में। बट एकेडमिक जर्नल मोस्टली दे आर इन ऑनलाइन फॉर्म एज़ वेल। यूनिवर्सिटी के अपने जर्नल्स होते हैं, आपकी यूनिवर्सिटी का भी जर्नल है, जर्नल ऑफ मैथमेटिक्स है, ज़ूलॉजी का जर्नल है, उधर ज़ूलॉजी से रिलेटेड जितने आर्टिकल्स हैं वो आते हैं। ये सारे जर्नल मोस्टली ऑनलाइन हैं। ठीक है? ये आपके पास आपको ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन देते हैं। ठीक है? दे कंटेन टेरिटरी सोर्सेस सच एज़ आर्टिकल्स। ठीक है? इसके अंदर आपके पास क्या आ जाते हैं? आर्टिकल्स आ जाते हैं। इन आर्टिकल्स को आप स्टडी करें, इनको एज़ अ सोर्स आप यूज़ कर सकते हो। आर्टिकल्स आर रेफरीड एकेडमिक जर्नल्स। अम, रेफरीड इन एकेडमिक जर्नल मतलब ये इनको जो है वो अ, जो ये एकेडमिक जर्नल्स के अंदर इनको छापा जाता है आफ्टर रिव्यू। ठीक है? पीयर्ड रिव्यू। ये जब एक्सेप्टेंस आ जाती है, कुछ बड़े एक्सपर्ट होते हैं उस फील्ड के, मतलब ये जर्नल ऑफ मैनेजमेंट साइंस स्टडीज है। अब मैनेजमेंट स्टडीज के जो एक्सपर्ट्स हैं वो इनके अंदर इनके पास आर्टिकल्स आएंगे रिलेटेड टू दिस फील्ड,
वो इसको इवेलुएट करेंगे और इवेलुएट करके अपनी सजेशंस देंगे कि ये इधर छपने के काबिल है, ये इधर पब्लिश होने के काबिल है कि नहीं है। ठीक है, तो ये रेफरीड एकेडमिक जर्नल्स होते हैं। एकेडमिक जर्नल्स होते हैं जो क्या करते हैं, इवेलुएटेड बाय द एकेडमिक पीयर्स। ठीक है, प्रायर टू पब्लिक। एकेडमिक पीयर्स मैंने अभी आपको बताया, कुछ स्पेशलिस्ट होते हैं जो इनको इवेलुएट करते हैं और इवेलुएट करके अगर वो कहें जी, अगर वो ग्रीन सिग्नल दे दें दैट यू हैव टू पब्लिश दीज आर्टिकल्स, वो आर्टिकल आपके यहाँ पर क्या हो जाते हैं, पब्लिश्ड हो जाते हैं। ठीक है, ये जो पीयर हैं ये इनकी क्वालिटी को चेक करते हैं और इसकी सूटेबिलिटी विद द जर्नल। अब मैनेजमेंट साइंस में कोई ज़ूलॉजी का आर्टिकल नहीं छपेगा, वो सूटेबल होगा अगर इस फील्ड से तो वो फिर छपेगा। मैथमेटिक्स में मैनेजमेंट साइंस का आर्टिकल नहीं छपेगा। तो इस तरह जो है वो इनका काम ये होता है एकेडमिक पीयर्स का, कि वो इन आर्टिकल्स की क्वालिटी को देखता है और इनकी सूटेबिलिटी को देखकर फिर ही पब्लिश करवाता है। उसके अलावा ये तो हो गया हमारे पास एकेडमिक रेफरीड आर्टिकल्स, रेफरीड जर्नल्स। कुछ ऐसे प्रोफेशनल जर्नल होते हैं जो ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज को पब्लिश करते हैं, वो हमें इतना हेल्प नहीं करते, लेकिन आप उसको, अगर आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल रही है तो आप उसको कोट कर सकते हो। जिस तरह पीपल मैनेजमेंट है, इसको अगर आप ओपन करके देखें तो इसको जो है ये अपने मेंबरान के लिए कुछ ना कुछ आर्टिकल पब्लिश करता है। ठीक है, प्रोड्यूस फॉर देयर मेंबर बाय ऑर्गेनाइजेशन सच एज चार्टर्ड इंस्टीट्यूट्स ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट एंड द एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड एंड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स इधर पब्लिश करते हैं। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन यहाँ पर जो है वो पब्लिश करते हैं, लेकिन ये मेंबरान के लिए पब्लिश की जाती है। दीज आर नॉट दैट कि आप उनको एकेडमिकली इवेलुएट कर सकें। तो ये जो है ये कुछ इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर लिखते हैं। दे कंटेन मिक्स ऑफ न्यूज़ रिलेटेड आइटम्स। न्यूज़ रिलेटेड मतलब इनके जो अपने जो न्यूज़ रिलेटेड जितनी आइटम्स है वो पब्लिश करते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है वो फर्दर आर्टिकल्स। अब सेंटर ऑफ डिसीज कंट्रोल एक किस्म का प्रोफेशनल जर्नल है जो अमेरिका में है, और वो क्या करता है, वो आजकल इन्फेक्शियस डिजीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है अपने मेंबरान को मोस्टली। तो इंस्टीट्यूशन उसमें लिखते हैं और लिख के जो है वो आर्टिकल जो वहाँ पर आते हैं वो लोग उसको पढ़ते हैं और उससे काफ़ी इंफॉर्मेशन लेते हैं। और वहाँ पर उनको न्यूज़ भी वो छापते हैं, वो कुछ आर्टिकल्स भी छापते हैं। आर्टिकल्स मोस्टली एसओपीज से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो भी ऐसे आर्टिकल छापती है तो वो भी वो वाले आर्टिकल छापेगी जो लोगों को इंफॉर्मेशन देंगे, लेटेस्ट न्यूज़ देंगे। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास कुछ ट्रेड जर्नल्स होते हैं, जिस तरह स्टॉक मार्केट के जर्नल्स हो गए। अब ये जो हैं दीज आर द प्रोफेशनल जर्नल्स, ये सिर्फ जो स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर हैं उनके लिए इंफॉर्मेशन, उनके लिए न्यूज़ के आर्टिकल्स लेके आते हैं। टेक्निकल्स जो हैं आपके स्टॉक मार्केट फ्यूचर के अंदर जो है अप जा रही है कि डाउन जा रही है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, सारे चार्ट्स वगैरह लेकर आते हैं। और मार्केट न्यूज़ जो है ये सारी चीज़ें, और आर्टिकल के अंदर पीरियोडिकल्स होते हैं, ब्लॉग्स होते हैं, डिस्कशन सेंटर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं इधर अवेलेबल होती हैं इनके पास। तो ये जो है हमारे पास मुख्तलिफ सोर्सेज आ जाते हैं। अब अगर आप देखें तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ जर्नल। ये एक जर्नल की एग्जांपल है। दिस इज फ्रॉम आवर यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी से हमने ये एग्जांपल ली है। इसके अलावा भी कई जर्नल्स होते हैं जिनके हम एग्जांपल ले सकते हैं। सो अगर हम इसको देखें तो दिस इज ए जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साइंस, सही है। और ये ऑफलाइन भी है, मतलब ये प्रिंटेड फॉर्म में भी अपने जर्नल, और उसका भी इनको नंबर दिया गया है। ये इस नंबर के तहत ये पब्लिश कर सकते हैं, और इनको एक ई नंबर दिया गया जिसके तहत इनके आर्टिकल्स ऑनलाइन भी पब्लिश हो सकते हैं। ये पीरियोडिकल है, एज यू कैन सी दिस, ये बाय एनुअली जो है वो जर्नल को पब्लिश करेंगे अपने पास। तो बाय एनुअल है, इसके ऊपर डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, सारी बातें मेंशन की गई हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है अगर हम देखें तो ये, अब अगर यहाँ पर हम देखें तो ये इनके इश्यूज एंड वॉल्यूम्स हैं। इधर इनके जो हैं आर्टिकल्स, ये जर्नल है, ये जर्नल है यहाँ पर, इसको ये टेरिटरी सोर्सेज है, ये सेकेंडरी सोर्स है। अब इसके अंदर जो टेरिटरी सोर्स है जो आराम से आपको एक्सेप्टेबल है, ये वॉल्यूम है। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं लेट्स से, तो आपको यहाँ पर आर्टिकल नजर आ जाएंगे। ये पहला है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चाइल्ड राइट टू पार्टिसिपेशन अंडर यूएन कन्वेंशन, मिथ एंड रियलिटी बाय हारून रफीक।
ये एक आर्टिकल है, अगर ये ओपन हो सके, हाँ ये अब आपके पास आर्टिकल ओपन हो गया। अगर आप देखें तो शुरू में आपको ये टॉपिक का नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, और उसके बाद अगर आप देखें तो दिस इज द एब्स्ट्रैक्ट जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था, तो एब्स्ट्रैक्ट ये आपके पास आ गया, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट आपके पास आ गया। ये पूरे आर्टिकल के अंदर जो क्रक्स है सारा बता देगा। लैंडस्केप ऑफ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड introduce unique provision to right child participation in Article 12. This convention rectify the most states include Pakistan, give rights to participation, gives rights of participation to children to making decision on matter related to them and make it binding for the state to implement it in letter and spirit. अब ये इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया अपने टॉपिक का, स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग एनेबलिंग एनवायरनमेंट which include creation of necessary institutions, enacting or where necessary amending laws, formulating policies, strategies। इनका बेसिकली ये थ्योरेटिकल पेपर है, इसके अंदर उन्होंने सारी थ्योरेटिकल बातें की हुई हैं कि इन्वायरमेंट कैसा है, पाकिस्तान का इन्वायरमेंट कैसा है, पाकिस्तान के अंदर कैसे आप लोग कर सकते हो। अब ये एंड पे देखें, उसने कंक्लूजन बताया हुआ है, स्टेट पाकिस्तान हैज नॉट बीन एबल टू sufficiently develop the enabling environment of fulfilling the obligation that resulted in aftermath of the ratification UNCRC। ये अगर आप देखें तो उसने एंड पे कंक्लूजन दिया, पाकिस्तान जो है वो इसको डेवलप नहीं कर सका। तो ये एक जर्नल है, इससे रिलेटेड ये बाकी सारी डिटेल जो है नीचे आपको दी गई है, ये आर्टिकल आपके पास आ गया एक किस्म का, ठीक है। तो ये आपने एक्सेस कर लिया, और जो भी अगर काम करना चाह रहा है, अगर वो चाइल्ड राइट्स पे काम करता है, तो उसके लिए काफ़ी रेलिवेंट आर्टिकल है, काफ़ी रेलिवेंट टॉपिक है। अच्छा, ये थोड़ा-सा इंग्लिश आर्टिकल की थोड़ी-सी बात कर लें। ये हमारे पास एक काफ़ी बड़ा जर्नल है, दिस इज़ द जर्नल ऑफ फाइनेंस, और जर्नल ऑफ फाइनेंस में ये हमारे पास इसके भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। मोस्टली इसके जर्नल जो हैं वो डाउनलोडेबल नहीं होते, हमें ख़रीदने पड़ते हैं इनके। ये हमारे पास आर्टिकल है, अब अगर हम इसको देखें, कोई आर्टिकल ओपन करके देखते हैं इसमें से। ये इसके रीसेंट इश्यूज़ हैं, इसमें से किसी भी इश्यू को आप क्लिक कर लें, तो ये जर्नल के अंदर वो इश्यूज के आर्टिकल्स आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। ये आपके पास आ गया तो लिमिटेड लिमिट्स ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी। अगर आप ये देखें, ये आर्टिकल डाउनलोडेबल नहीं है, तो हम अब क्या करें। मेरे से रिलेटेड है, लिमिटेड लाइबिलिटी पे काम हो रहा है यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, मैं इसका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ूंगा, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के मैं इसको देखूंगा कि ये मेरे से रिलेटेड है, अगर रिलेटेड होगा फिर मैं इसको डाउनलोड करूँगा अपने पास, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ जाती है, इसका नाम आ जाता है, इसको जिसने लिखा है वो ऑथर्स के नेम आ जाते हैं, किस टाइम पे पब्लिश हुआ है, इसका एक स्पेशल नंबर है जिससे इसी आर्टिकल को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ये DOI नंबर होता है, आप इसको यूज़ करेंगे, कहीं पे भी सर्च को यूज़ करेंगे, वो इस आर्टिकल का यूनिक नंबर होगा, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये नंबर यूज़ किया जाता है। और इसका एब्स्ट्रैक्ट है, ये पढ़ के आपको पता लग जाएगा इस पूरे आर्टिकल में बात क्या हुई है, ठीक है। उसने कहा, वी स्टडी हाउ पेरेंट लाइबिलिटी फॉर सब्सिडरी एनवायरनमेंट क्लीन अप कॉस्ट इफेक्ट्स इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड प्रोडक्शन। अब आगे उन्होंने अपनी empirical setting explored a Supreme Court decision that strengthened parent limited liability protection फॉर सम सब्सिडरीज, ये उन्होंने बता दिया जी। उसके बाद उन्होंने एंड पे अगर देखें तो ये सिग्निफिकेंस बता दिया। अब इन्होंने क्या फाइंड किया, फाइंड द स्ट्रॉन्गर लाइबिलिटी प्रोटेक्शन फॉर पेरेंट लीड टू द 5% 9% टॉक्सिन एमिशन बाय सब्सिडरी, ये इनकी फाइंडिंग्स हैं इस आर्टिकल की, ठीक है। और एविडेंस क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि इंक्रीज इन पोल्यूशन इज ड्रिवन बाय लोअर इन्वेस्टमेंट इन अबैटमेंट टेक्नोलॉजीज रादर देन इंक्रीज प्रोडक्शन। हाँ जी, ये इन्होंने रीज़न प्रोवाइड कर दी कि रीज़न क्या है इसकी, और उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने एनालिसिस कौन सा यूज़ किया है, क्रॉस सेक्शनल टेस्ट उन्होंने इस्तेमाल किया, और उसको क्या सजेस्ट करते हैं, मतलब आर्टिकल के क्रक्स, आर्टिकल का इंट्रोडक्शन, आर्टिकल की सिग्निफिकेंस, और आर्टिकल की मेथोडोलॉजी क्या यूज़ हुई है, और उसके रिजल्ट्स क्या निकले हैं, ये सारी बातें उन्होंने एब्स्ट्रैक्ट में क्या कर दी हैं, बता दी हैं। एब्स्ट्रैक्ट आपके लिखना भी मकसूद नहीं है, अभी आपको लिखना है लिटरेचर। लिटरेचर के लिए आपने लिटरेचर अपना रेलिवेंट फाइंड करना है, उसके लिए सबसे मेन सोर्स है कि आप एब्स्ट्रैक्ट को देखें, और आपको पता लगेगा कि ये मेरे से रेलिवेंट लिटरेचर है कि नहीं है। अच्छा, यहाँ पर आपको एक और बात बता दूं कि ये जो जर्नल ऑफ फाइनेंस है,
ये जर्नल ऑफ फाइनेंस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ वाइले ऑनलाइन लाइब्रेरी। ये एक लाइब्रेरी में एक जर्नल है ये, वाइले ऑनलाइन लाइब्रेरी में। वाइले में और बहुत ज़्यादा जर्नल्स जो हैं वो हैं। सो ये एक हमारे पास जर्नल है जिसको हम जर्नल ऑफ फाइनेंस कहते हैं। अगर आप वाइले में जाएंगे, ये लाइब्रेरी है और ये आपका जी जो वाइले ऑनलाइन ये टेरिटरी सोर्स है। इसके अंदर देखें आपके पास मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स हैं। उस सब्जेक्ट से रिलेटेड ये हमारा रिलेटेड सब्जेक्ट है, बिजनेस से रिलेटेड। मैं ये फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से हूँ, ठीक है। तो फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड मेरे पास आर्टिकल आ जाएंगे, ठीक है। और उससे रिलेटेड ये जर्नल भी नीचे लिखा हुआ आ जाएगा कि जो फाइनेंस से रिलेटेड वाइले लाइब्रेरी में जो फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं, वो सारे आर्टिकल्स मेरे पास निकल आएंगे। और उन आर्टिकल्स में से अगर ये देखें तो ये अकाउंटिंग एंड फाइनेंस ये जर्नल है, ये वाइले का जर्नल है, ये आ गया, ये अकाउंटिंग एंड फाइनेंस जर्नल लिस्ट आ गई इसकी, ठीक है। तो इस तरह आप इसको देख सकते हो कि एक डेटाबेस के अंदर कितने ज़्यादा जर्नल है। मतलब ये देखें, जर्नल ऑफ कंटेम्प्रेरी बेस एजुकेशन भी वाइले में है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस जर्नल जिसके अपने आर्टिकल्स हैं वो वाइले में है, यूरोपियन फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये भी वाइले का पार्ट है, जर्नल ऑफ फाइनेंस भी वाइले का पार्ट है। तो वाइले लाइब्रेरी में ये मुख्तलिफ जर्नल्स हैं जहाँ पर मुख्तलिफ टॉपिक्स पे आर्टिकल्स जो हैं वो क्या होते हैं, लिखे जाते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें, ये लिस्ट ऑफ जर्नल्स हैं। ये वाइले ऑनलाइन लाइब्रेरी है, दिस इज अ टेरिटरी सोर्स, और ये जर्नल इज अ सेकेंडरी सोर्स। तो ये अगर आप देखें, ये लिस्ट ऑफ जर्नल्स है हमारे पास वाइले में, ये जर्नल्स की लिस्ट है। ये इन जर्नल्स में इनके अपने आर्टिकल्स हैं, ये इनके अपने आर्टिकल्स जो हैं वो पब्लिश होने के लिए इधर आते हैं, ठीक है। और ये काफ़ी बड़ी लिस्ट है, अगर आप इसको देखें तो ये काफ़ी बड़ी लिस्ट है जर्नल्स की। यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो, देख सकते हो कि आपसे रिलेटेड कौन सा टॉपिक है, कौन सा जर्नल है, उसके अंदर आप मुख्तलिफ आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। जिस तरह मेरे से रिलेटेड अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मैं इधर इस यहाँ से अपने सब्जेक्ट को फाइंड करता हूँ, ठीक है। बिजनेस एंड मैनेजमेंट में आ गए, बिजनेस एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड मेरे पास आर्टिकल्स आ रहे हैं। सो इसके अंदर जो है वो आप देख सकते हैं मुख्तलिफ जर्नल्स जो हैं। देखें, ब्रिटिश जर्नल ऑफ मैनेजमेंट, लेट से मैं ये ओपन कर लेता हूँ। अब ब्रिटिश जर्नल ऑफ मैनेजमेंट मेरे पास ये जर्नल ओपन हो गया जो वाइले के इंडेक्स में पड़ा हुआ है सारा, उसको मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। और उसके अंदर मुझे ये देखें, आप मुख्तलिफ एंटरप्रेन्योरल फाइनेंस एंड एचआरएम प्रैक्टिसेस इन स्मॉल फर्म्स, जो एंटरप्रेन्योरल फाइनेंस पे काम कर रहे हैं और एचआरएम प्रैक्टिसेस को स्टडी करना चाह रहे हैं, तो वो इसको देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अब ये देखें, ये इसकी प्राइस है इसको डाउनलोड करने के लिए, लेकिन मैं जो है मुझे अभी इसको देखना है कि ये मेरे से टॉपिक रिलेट कर रहा है, उसके बाद मैं डाउनलोडिंग वाले फेज के पास पर जाऊंगा, ठीक है। तो एज न्यू वेंचर ग्रो दे फेस सिग्निफिकेंट चैलेंजेस, ये मैंने पढ़ लिया, मैंने कहा अच्छा ये मेरे से रेलिवेंट है, ठीक है। तो इसको अब मैंने देखना है, ये मैं डाउनलोड भी कर सकता हूँ। तो उसके उसके वो एक अलग टॉपिक है कि आपने अगर डाउनलोड करना है तो उसके लिए आप मुझसे पूछ सकते हैं कि हम ये कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके कई मेथड्स हैं, वो आपको बता दूंगा मैं, तो वो भी आपको समझ आ जाएगी कि हाउ टू डाउनलोड दीज आर्टिकल्स। सो दीज आर द जर्नल्स। जर्नल्स के बारे में आई होप आपको काफ़ी कुछ पता लग गया होगा। नाउ वी कम टूवर्ड्स बुक्स। बुक्स जो हैं वो भी बुक्स एंड मोनोग्राफ्स आर रिटन ऑफ स्पेसिफिक ऑडियंस, एक स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए लिखे जाते हैं, एक स्पेसिफिक टॉपिक पे लिखे जाते हैं। अकाउंटिंग, मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, दीज आर ऑल बुक्स. Some are aimed at the academic market with a theoretical angle, other aimed at the practicing professionals, may be more applied in their content. दोनों बुक्स हो सकती हैं, अप्लाइड भी हो सकती हैं और थ्योरेटिकल भी हो सकती हैं। इन ये ज़्यादा अपडेट नहीं होती, जर्नल्स बहुत अपडेट होते हैं। आप वहाँ पर जाकर लेटेस्ट काम देख सकते हो, एक आर्टिकल पे। मतलब अगर आप कोई भी जर्नल में नया काम देखना चाह रहे हो तो आप आराम से उसमें देख सकते हो कि आजकल इसमें नया काम क्या हो रहा है।
तो ये सारी चीज़ें आप सर्च कर सकते हैं इसके अंदर। न्यूज़पेपर्स आपके पास आ जाते हैं, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स हैं, न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स हैं, न्यूज़पेपर ओपिनियन है, वो भी एक अच्छा सोर्स है। लेकिन जैसे-जैसे हम नीचे तक जाते-जाते हैं, वो सोर्सेज़ की स्ट्रेंथ जो है वो ख़त्म होती जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जर्नल आर्टिकल को एज़ अ एविडेंस यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप रीसेंट चीज़ों को देखें तो आप इवन के अगर कोई केस भी अगर चलाते हैं तो वो कहते हैं कि वीडियो जो है वो एक अच्छा रेलेवेंट सोर्स नहीं है जिसको आप कोट कर सको। इवन के आप कोर्ट केसेस में भी वीडियोस को अगर आप पेश करेंगे कि ये वीडियो है और वो एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस कंसिडर नहीं होगा। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एविडेंस आपके पास जर्नल्स आ जाते हैं, आर्टिकल्स आ जाते हैं, दीज आर द स्ट्रॉन्ग सोर्सेज। इसके बाद आगे जाते हैं तो वो इतने स्ट्रॉन्ग सोर्सेज नहीं होते हैं। प्राइमरी लिटरेचर सोर्सेज की तरफ अगर जब हम लोग आते हैं तो प्राइमरी लिटरेचर सोर्सेज विच आर वेरी डिफिकल्ट टू लोकेट, इनमें आपके पास रिपोर्ट्स आ जाती हैं, मार्केट रिसर्च रिपोर्ट्स हैं, गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स हैं। मोस्टली गवर्नमेंट जो है वो अपनी पब्लिक कर देती हैं, कई रिपोर्ट्स जो हैं वो पब्लिक नहीं की जाती। जिस तरह गवर्नमेंट ने जो ऑडिट करवाया उसकी रिपोर्ट वो पब्लिक नहीं करेगा, वो आपने अगर ढूंढनी है तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू लोकेट। एकेडमिक रिपोर्ट्स हैं, ये आपके पास जो है वो ईज़िली एक्सेसिबल नहीं होती। मोस्टली टेरिटरी सोर्सेज में ये वाली रिपोर्ट्स आपको नहीं मिलती, कुछ मिल जाती हैं, मोस्टली आपको नहीं मिलती। उनकी अपनी वेबसाइट्स पे जाना पड़ता है, उनके अदारों में जाना पड़ता है वहाँ से ये रिपोर्ट लेने के लिए। कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स का आपको मैंने शुरू में ही बता दिया। ये एक सिम्पोजिया होता है जहाँ पर कुछ लोग मिलते हैं, कुछ एक्सपर्ट्स मिलते हैं इन स्पेसिफिक फील्ड, और स्पेसिफिक फील्ड पर वो क्या करते हैं, वो डिस्कशन करते हैं, पब्लिश करते हैं आर्टिकल्स और उनको जर्नल्स की शक्ल में पब्लिश कर देते हैं या जर्नल में पब्लिश करवा देते हैं या किसी बुक की शक्ल में उसको पब्लिश कर देते हैं पूरे कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग को। ठीक है, सो हम लोग आज देखते हैं कि जी कॉन्फ्रेंस चल रही है रिस्क मैनेजमेंट एंड इन्फेक्शियस डिजीजेस। ठीक है, ये कॉन्फ्रेंस चल रही है। अब इस कॉन्फ्रेंस के ऊपर मुख्तलिफ लोग आके अपना आर्टिकल, कोई रिस्क मैनेजमेंट एंड कोरोना कोरोना पेंडेमिक, और या फिर इम्पैक्ट ऑफ कोरोना पेंडेमिक ऑन रिटर्न्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, इम्पैक्ट ऑफ कोरोना पेंडेमिक ऑन स्टॉक मार्केट बिहेवियर, इस तरह के मुख्तलिफ आर्टिकल्स ला के, चूँकि ये उससे रिलेट कर रहा है तो मार्कोविट्स मॉडल इन कोरोना पेंडेमिक, ये सारी चीज़ें, कैपम मॉडल आफ्टर द कोरोना पेंडेमिक, ये सारे आर्टिकल जो हैं वो इस कॉन्फ्रेंस के ऊपर प्रेजेंट किए जा रहे हैं। ठीक है, और वो जितने आर्टिकल्स होंगे उनको या तो फिर किसी एक स्पेशल इशू में, किसी जर्नल में, ठीक है, जो मैंने जर्नल आपको दिखाए हैं, किसी जर्नल में पब्लिश कर दिए जाते हैं। लेट्स से जर्नल ऑफ रिस्क एक हमारे पास है, जर्नल ऑफ रिस्क में उसको पब्लिश कर दिया जाता है, या फिर उसको किसी बुक की शक्ल में सब आर्टिकल्स को एक शेप दे के एक बुक की शक्ल बना दी जाती है। अब जो बंदा रिस्क मैनेजमेंट इन्फेक्शियस डिजीज के ऊपर काम कर रहा है और उसको अगर ये बुक मिल जाती है तो इसका मतलब है उसको 10 से 12 आर्टिकल अपने टॉपिक से रिलेटेड मिल गए। तो जब उसे 10 से 12 आर्टिकल मिल जाते हैं तो वो फिर उसका उसका जो एकेडमिक डॉक्यूमेंट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा आर्टिकल उससे फील्ड से रिलेटेड मिल गए हैं और अब वो उसे पढ़ेगा और उनको समझेगा और उसके बाद वहाँ से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकता है आराम से। थीसिस जो होते हैं ये एक यूनिक सा डॉक्यूमेंट होता है जो आप अपने एकेडमिक डिग्री को पूरा करने के लिए कंप्लीट करते हो। लाइक एमफिल स्टूडेंट्स जो हैं वो थीसिस लिखते हैं। ये एक बहुत बड़ा मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट होता है और इसके अंदर डिटेल में आपको काफ़ी डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अगर आपका टॉपिक जो है किसी थीसिस से रिलेट कर रहा है और आपको वो थीसिस मिल गया है तो आपके टॉपिक से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा लिटरेचर उस थीसिस में ही मिल जाएगा। थ्योरी मिल जाएगी, सिग्निफिकेंस मिल जाएगी, इम्पोर्टेंस मिल जाएगी, इम्प्लीकेशंस मिल जाएंगी, फ्यूचर रिसर्च एजेंडा मिल जाएगा, मेथोडोलॉजी मिल जाएगी। आपको थीसिस में से काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी जो आप अपने रिसर्च प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये एक मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट होता है जो फाइनल ईयर जो 6 to 12 क्रेडिट आर
का प्रोजेक्ट होता है जो स्टूडेंट ने 6 मंथ्स से 3 इयर्स के दरमियान तकरीबन कंप्लीट करना होता है। पीएचडी का थीसिस जो है वो 6 इयर्स तक जाता है। तो 6 इयर्स का एक मेजर प्रोजेक्ट होता है जिसको आप अगर आपके पास आ जाए, आपके टॉपिक से रेलेवेंट हो, तो उसमें से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ये भी बड़े मुश्किल होते हैं आइडेंटिफाई करना, टैरिटरी सोर्सेज से मुश्किल होते हैं इनको ढूँढना। ये अगर आपने ढूँढना होता है तो आप अपनी यूनिवर्सिटी की आप लाइब्रेरी में जा सकते हो। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में आपके पास ये सारे थीसिस पड़े होते हैं। आप वहाँ से जाके इनको एक्सेस कर सकते हैं। आप इनको एक्सेस कर सकते हैं यूनिवर्सिटी की डेटाबेसेस से, एचईसी के पोर्टल से। एचईसी के डेटाबेसेस के ऊपर रिपोजिटरी में समटाइम थीसिस पड़े होते हैं, वहाँ से आप रिक्वेस्ट कर सकते हो थीसिस। तो ये फिजिकल फॉर्म में भी पड़े होते हैं, मतलब प्रिंटेड फॉर्म में भी पड़े होते हैं यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरीज में। वहाँ से जाके आप ले सकते हैं थीसिस ये वाले, और इन पर आप काम कर सकते हैं। ठीक है। सो सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आप अपने लिटरेचर की सर्च स्ट्रेटजी को प्लान कैसे करते हो। ठीक है, ये आपको हाउ यू प्लान योर रिसर्च, तो उसकी स्ट्रेटजी कैसे है। एज यू स्टार्ट टू प्लान योर सर्च, you need to be aware of information overload. One of the easiest way to avoid this is to start the main search of your critical review with the clear defined research questions, objectives and outline proposal. आपके सर्च क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्टिव्स तो मैंने बनवा दिए हुए हैं। उन रिसर्च क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्टिव्स को यूज करते हुए आप मेन आइडिया को सर्च करें। आप अगर मेरे पास आ जाते हैं और कहते हैं सर मैं अकाउंटिंग में रिसर्च करना चाह रहा हूँ, ठीक है, अब सर्च तो हो सकती है, लेकिन अगर आप जाकर इसको लिखेंगे गूगल स्कॉलर पर, सो देर आर ओवरलोड इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। फाइनेंस में आप कहते हैं मैं सर फाइनेंस में काम करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर एक ओवरलोड इंफॉर्मेशन आपके पास भर जाएगी इंफॉर्मेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह ये हो जाएगा। सो दिस इज दी यहाँ पर हम जो मोस्ट कॉमन हमारे पास है, सॉरी, स्कॉलर। ठीक है, ये scholar.google.com है जिसके ऊपर हम लोग मुख्तलिफ आर्टिकल सर्च कर सकते हैं बहुत आराम से। सो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ फाइनेंस, ठीक है, तो मैंने फाइनेंस लिख दिया। अब फाइनेंस को सर्च कर लिया। नाउ दिस इज द ओवरलोडेड विद द इंफॉर्मेशन। Now Springer finance, how finance made the world riskier, behavioralizing finance, too much finance, international finance, history of finance। ठीक है, इसमें आपको कोई टॉपिक जो है वो नहीं पता लग रहा। व्हाट इज फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस, क्या आप करना चाह रहे हो, ऑन इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, corporate finance, mathematics finance. No, this is not getting you anywhere. The overload of information, what you are doing, nothing you can find out। तो ये आपको जो है यहाँ पर बिल्कुल भी समझ नहीं आती। ठीक है, तो मैं कहता हूँ चले मैं जो है वो काम करना चाह रहा हूँ कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल पे। ठीक है, मैं कह देता हूँ जी कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। ठीक है, अगर हम इनको कोमा कर देते हैं तो ये पूरे वर्ड को सेंटेंस में ढूंढेगा, टाइटल में ढूंढेगा। ठीक है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। और मैं देखना चाहता हूँ कि जी इसका जो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल आफ्टर कोविड कैसे, अब इसके ऊपर कौन सा लिटरेचर अवेलेबल है। तो मैं ये कर देता हूँ एंड यहाँ पर आ जाता है मेरे पास कोरोना वायरस।
ठीक है, कोरोना वायरस उसको कर लेते हैं। अब कोरोना वायरस ही नहीं नाम है, और भी बहुत ज़्यादा नाम है। ये सर्च करने का तरीका मैं आपको शुरू में थोड़ा सा बता रहा हूँ, ताकि बाद में जाके थोड़ी आपको आसानी हो जाए। और ये स्लाइड हमारी आगे जाके आनी भी है कि आप कैसे सर्च करते हैं। अब मैं इस फिगर को सर्च करना, एंड का मतलब है ये भी सर्च करो और उसके साथ उस आर्टिकल में ये भी चीज़ हो। ठीक है, उसमें मैं देखता हूँ कोरोना वायरस है, और मतलब और भी नाम हो सकते हैं ना कोरोना वायरस के। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ कोविड। ठीक है, सिंगल वर्ड है तो कोमा लगाने की जरूरत नहीं है। इट्स माय बैड कि मैंने यहाँ पे कोमा लगाया है, कोमा लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर कोरोना वायरस दोनों अलग अलग हैं तो मैं कोमा लगा सकता हूँ, लाइक यहाँ पे कोरोना वायरस। ठीक है, और उसके बाद इसको हम लोग कहते हैं सार्स कोव 2 भी नाम है इसका। ठीक है, और ये जी हमारे पास एक क्यूरी आ गई है। मैंने कुछ कीवर्ड्स लिखे हैं, ये सारी चीज़ें आपने आगे जाके देखनी है कि कीवर्ड्स कैसे बनाने हैं, ये सारा कुछ कैसे बनाना है। ये कीवर्ड्स मैंने बना लिए हैं अभी बैठ के यहाँ पर। हम लोग तो काफ़ी अरसे से रिसर्च कर रहे हैं, तो कीवर्ड बनाना हमारे लिए इतना कोई मुश्किल नहीं होता। तो ये कीवर्ड्स बना लिया हमने अपने टॉपिक से रिलेटेड, इससे रिलेटेड हमने सर्च की। सो हमारे पास जो है ये कुछ आर्टिकल्स आ गए, कुछ पुराने आर्टिकल। अब ये देखें, द फेलियर ऑफ कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, द अपडेट डिस्कशन। अब इसके अंदर ये है तो 2012 का, लेकिन इसके अंदर कोई कोरोना वायरस की डिस्कशन हुई हुई है। ये आपके पास कोरोना वायरस की डिस्कशन भी आ गई। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये बहुत पुराने आर्टिकल, कोरोना वायरस काफ़ी पुराना भी है, तो ये पुराने आर्टिकल मैं निकालना चाह रहा हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि मुझे लेटेस्ट कोविड-19, जिस तरह ये टॉपिक है, इन्वेस्टिंग डिसीजन ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक by using the capital asset pricing model method LQ45 index company। और ये कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल और कोविड-19 के रिलेटेड एक आर्टिकल निकाला है इन्होंने। अगर मैं देखना चाह रहा हूँ कि मैं सारे ऐसे ही आर्टिकल सामने हैं, तो वो 2019-2020 से जो है वो हमारे पास आएंगे। तो मैं सिंस 2020 कर देता हूँ। तो सिंस 2020 जब मैंने कर दिया, तो अब अगर आप मुझे देखें तो यहाँ पर सिर्फ जो 2020 के बाद वाले आर्टिकल्स हैं वो नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो उसमें कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल और कोविड-19, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको हाईलाइट करें। इसमें से आप, अब आपके पास जो है बहुत डोमेन नैरो हो गई है। अब आप किसी टॉपिक के ऊपर काम कर सकते हो, आपको आराम से कोई ना कोई टॉपिक मिल जाएगा, और उससे रिलेटेड आप गैप आइडेंटिफाई करके उस पे आप काम करके आप आर्टिकल लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले यही आर्टिकल आ गया, मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको देखूँ। तो ये मैं देख रहा हूँ इसका पीडीएफ। अब गूगल स्कॉलर की एक अच्छी बात है, गूगल स्कॉलर का इंटरफेस आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि इसके अंदर जिसका आपके पास जो आर्टिकल फ्री ऑफ कॉस्ट है, या वो आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो, उसका सामने पीडीएफ आ जाता है, आप उसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो दिस इज अ गुड थिंग, ये आर्टिकल आपको फ्री में अवेलेबल है, आप इसका पीडीएफ जो है वो देख सकते हैं। आप पीडीएफ इसका देख लें। सो दिस इज द पीडीएफ। आप इसका एब्स्ट्रैक्ट पहले लिखा हुआ है, इसका टाइटल लिखा हुआ है। हर आर्टिकल में पहले एब्स्ट्रैक्ट लिखा होता है, फिर टाइटल लिखा होता है, फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन है, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड उन्होंने कुछ चीज़ें बनाई हुई हैं यहाँ पे। लिटरेचर रिव्यू, एज आई शो यू के लिटरेचर रिव्यू भी हो सकता है। ये थोड़ा एम्पिरिकल है, इतना एम्पिरिकल लिटरेचर रिव्यू होता नहीं है। आई बेसिकली डिडंट लाइक दिस मेथड ऑफ लिटरेचर रिव्यू, बहरहाल फिर भी। तो दिस इज द आर्टिकल, और ये आर्टिकल इन्होंने लिख के इसका एनालिसिस करके इन्होंने कोई ना कोई कंक्लूजन एंड पे लाजमी दिया होता है। ये कंक्लूजन बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ द स्टडी कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ बीटा एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न, इट हैज बीन इनवर्स रिलेशनशिप, मतलब पॉजिटिव रिलेशनशिप नहीं आया, इनवर्स रिलेशनशिप आया है। तो जैसे ही बीटा की वैल्यू बढ़ेगी, एक्सपेक्टेड रिटर्न कम होंगे, रिस्क बढ़ेगा तो एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इसका मतलब है मार्केट बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल है इस आर्टिकल के मुताबिक। मतलब इस आर्टिकल के मुताबिक हम ये वाला आर्टिकल देखते हैं ये किस कंट्री में हुआ है। तो जिस कंट्री में ये आर्टिकल स्टडी किया गया है, हम अपने मुल्क में इसको अप्लाई कर सकते हैं स्टडी को। ठीक है, और वो सारी इंफॉर्मेशन आपको दी जा सकती है यहाँ पर। जो एब्स्ट्रैक्ट है उसके अंदर लिखी होगी कि कहाँ पर ये, या मेथोडोलॉजी के अंदर आपको लिखी होगी कि कहाँ पर ये आर्टिकल जो है वो हुआ है। ठीक,
हम इन चीज़ों को मज़ीद थोड़ा-सा रिविज़िट करेंगे। लिटरेचर रिव्यू पे अभी मुझे थोड़ा-सा टाइम आपको देना है ताकि आप लिटरेचर रिव्यू अपने आर्टिकल का बेहतरीन तरीके से कर सकें। तो हम लोग थोड़ी-सी इसको मज़ीद डिस्कशन करेंगे, रेफ़रेंसेस कैसे बनाने हैं, रेफ़रेंसेस कैसे करने हैं, उसके लिए सॉफ्टवेयर कौन-सा यूज़ करना है, सॉफ्टवेयर मैं आपको बताऊँगा। वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा कि हमने कैसे एक सॉफ्टवेयर को यूज़ करके हम आर्टिकल को साइट कर सकते हैं अपने जो है उसके अंदर सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू कैसे कर सकते हैं, आप लोगों के टॉपिक के से रिलेटेड कैसे आप लोग उसमें लिटरेचर रिव्यू लिखेंगे, ये सारी बातें जो है हम डिस्कशन करेंगे उसकी। ठीक है, ये आपकी नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो है होंगी। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह।